हेलो एवरीवन, आज हम आपके बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये आपके क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 है और इसमें कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका क्या कहता है, इट इज़ सेड दैट एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि अर्थ क्रस्ट, आर सिमिलर इन द सेंस दैट ऑल द मेजर एलिमेंट आर प्रेजेंट इन बोथ। पहले तो एक भारी भरकम स्टेटमेंट दिया हुआ है और कहता है कि हमें ऐसा कहा जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एलिमेंट होते हैं और नॉन लिविंग के अंदर वो लगभग सेम होते हैं, मेजर एलिमेंट दोनों में सेम होते हैं और ये सही बात है। फिर कहता है देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्रुप, चूज अ करेक्ट आंसर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। तो फिर कहता है कि अच्छा बताइए तो फिर डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। अब जो डिफरेंस होता है उसको आपको यहाँ से चूज करना है। पहला ऑप्शन कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर गोल्ड इन देम देन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। तो बताइए क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादा गोल्ड होता है एज कम्पेयर टू नॉन लिविंग? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा होता तब तो बहुत दिक्कत हो जाती ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सब चीर के गोल्ड निकाल लेते। दूसरा कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर वाटर इन देयर बॉडी देन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। और फिर कहता है तीसरा स्टेटमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पर यूनिट मास देन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। और लास्ट एक कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कैल्शियम। तो देखिए, इनमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के टेबल से, ठीक है। ये जो आपका टेबल दिख रहा है, इसी टेबल से आपके ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं वो ज़्यादा हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है कि मेनी एलिमेंट आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर फ्री और इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। सही बात है, बट वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेम टेबल में देखिए, आप सबसे लास्ट में दिखा हुआ ये जो सिलिकॉन है, सॉरी सोडियम है, ये तो सिलिकॉन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो सिलिकॉन दिया हुआ है, वही टेबल में क्या दिया हुआ है, सिलिकॉन कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, नेग्लिजिबल, ठीक है। यानी सिलिकॉन ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाया जाता है, तो वही राइट आंसर हो गया। बाकी ये मैग्नीशियम तो पाया जाता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे प्लांट के क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, इंसानों में हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है और आपके बहुत सारे मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, वो सब होता है ना, तो सोडियम। तो सिलिकॉन ही वो चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अमीनो एसिड एज द नेम सजेस्ट हैव बोथ एन अमीनो ग्रुप एंड एन कार्बोक्सिल ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। दोनों अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, सही बात है। इन एडिशन ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड आर कॉल्ड एल अमीनो एसिड। ये भी सही है कि जितने भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड होते हैं वो एल अमीनो एसिड होते हैं। कहता है फ्रॉम दिस कैन यू गेस फ्रॉम विच कंपाउंड कैन द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बी मेड। अब इन चारों कंपाउंड में से किस में से आप सबसे एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बना सकते हो। तो देखिए, जो ग्लाइसिन आपने पढ़ा होगा ये खुद अपने आप में एक अमीनो एसिड है जिसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ रहता है, एक अमीन ग्रुप लगा हुआ रहता है और 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के ग्रुप लगे हुए रहते हैं। तो आप कहोगे अब ये जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ना, इसी से अगर कोई आप दूसरा अमीनो एसिड बनाना चाहते हो तो आप ये हाइड्रोजन को रिमूव करके एक नया सिंपल अमीनो एसिड बना सकते हो। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है मेनी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, एग्जाम्पल एसिटिक एसिड वाइल अदर आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, एग्जाम्पल अमोनियम आयन। कुछ सब्सटेंसेस नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जैसे कि अमोनियम आयन, सही बात है। एन अमीनो एसिड अंडर सर्टेन कंडीशन वुड हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस साइमल्टेनियसली इन द सेम मॉलिक्यूल, सच अ फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड।
तो देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि अगर आपको एक अमीनो एसिड में कुछ इस तरीके से आपको क्या हो रहा है, ये नेगेटिव वाला पोर्शन और आपको ये पॉजिटिव वाला पोर्शन NH3+ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, तो आप इस स्टेज वाले को ज्विटर आयन फॉर्म कहते हैं। ज्विटर आयन, वहाँ पे एक एंड नेगेटिव हो और दूसरा एंड पॉजिटिव हो। तो ऐसा फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड जिसमें क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, ऐसे फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड को हम ज्विटर आयोनिक फॉर्म कहते हैं। ये बहुत ही फेमस सवाल है जो सबको लगभग पता होता है। आप इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे और आप अपने क्लास 12th के केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। वहाँ पे भी बायोमोलिक्यूल नाम का एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शुगर आर टेक्निकली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। शुगर को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। रिफरिंग टू द फैक्ट दैट देयर फार्मूला आर ओनली मल्टीपल ऑफ CH2O, सही है, इसी के मल्टीपल होते हैं कार्बोहाइड्रेट। हेक्सोस देयरफॉर हैव 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन एटम। हेक्सोस में 6 कार्बन 2 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो ग्लूकोज एक हेक्सोज है। फिर कहता है आपसे चूज फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग अनदर हेक्सोस। इनमें से बाकी कोई हेक्सोस अगर है तो उसको आप चूज कीजिए। तो देखिए जो यहाँ पे हेक्सोस दिया हुआ है इसका मतलब होता है, हेक्स मतलब होता है 6 कार्बन उसमें, और ओज है कीटोज ग्रुप के लिए, कीटोन ग्रुप के लिए, यानी वहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ हो और 6 कार्बन हो तो उसको हम हेक्सोस कहते हैं। और आप एक जिसमें से ग्लूकोज है और आपको दूसरा कोई हेक्सोज मॉलिक्यूल टिक करना है, यहाँ से चूज करना है। तो अगर आपको ये सब नहीं पता है, बहुत ज़्यादा अगर आपको नॉलेज ना हो, थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज हो तो भी आप ये आंसर कर सकते हो। कैसे, मैं बता दूं आपको। ग्लूकोज का आइसोमर क्या होता है बताइए। ग्लूकोज का ही आइसोमर एक दूसरा होता है फ्रुक्टोज ना। तो भैया ग्लूकोज में भी 6 कार्बन, फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन, उसमें भी कीटोन ग्रुप, इसमें भी कीटोन ग्रुप, क्योंकि आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर का तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है ना, है कि नहीं। तो जैसा ग्लूकोज है वैसा ही फ्रुक्टोज भी रहेगा, तो वही राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। बाकी अगर आप राइबोज का नाम सुने हो, DNA वगैरह में, RNA में राइबोज जो शुगर रहता है, तो आपने पढ़ा होगा वो पेंटोज शुगर है, यानी 5 कार्बन का शुगर होता है। ये राइबुलोज अगर आपने फोटोसिंथेसिस नाम का चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे आपने RUBP पढ़ा होगा, और वो RUBP क्या होता है, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। वो भी क्या होता है, 5 कार्बन का एक कंपाउंड होता है जो कि प्राइमरी एक्सेप्टर होता है आपके कैल्विन साइकिल के अंदर। वहीं पे अगर आपने एरिथ्रोस को अगर आपको नहीं याद है तो ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो आप कितने कार्बन है यही देख कर सकते थे, बाकी उसमें कीटोज है, कीटोन ग्रुप है कि कौन सा है वो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि व्हेन यू टेक ऑफ सेल्स और टिश्यू पीसेज एंड ग्राइंड देम विथ एन एसिड इन एन मोटार एंड पेस्टल ऑल द स्मॉल बायोमोलिक्यूल डिजॉल्व इन द एसिड। किसी टिश्यू को लोगे, एसिड में मिलाओगे मोटर पेस्टल के साथ, तो आपके स्मॉल जो बायोमोलिक्यूल होंगे वो एसिड में डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड आर इनसॉल्युबल इन मिनरल एसिड एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। ये सब चीज़ें इनसॉल्युबल होती हैं और प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। The acid soluble component include amino acid, nucleoside, sugar, etc. When one adds a phosphate group to a nucleoside, one gets another acid soluble biomolecule called। तो ये सब तो एक तरह से फालतू ही दिया हुआ है, ज़रूरी है पर फालतू ही दिया हुआ है। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप क्या करो, एक न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दोगे तो क्या बनता है, आप बताओ। देखिए आपने अगर पढ़ा न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में तो एक नाइट्रोजनस बेस होता है और एक क्या होता है, शुगर होता है। अब इसी में अगर न्यूक्लियोसाइड में आप फॉस्फेट जोड़ दो ना तो वो न्यूक्लियोटाइड NT न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा अगर यहाँ पे आप फॉस्फेट जोड़ दोगे तो देख लीजिए कि जब आप एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हो एक न्यूक्लियोसाइड को तो क्या बनेगा,
न्यूक्लियोटाइड बनेगा जी, और क्या, नाइट्रोजनस बेस नहीं बनेगा, एडेनिन नहीं बनेगा, शुगर फॉस्फेट नहीं बनेगा, ये सब गलत है। ठीक है, ये भी बहुत बेसिक सवाल है। अगर आपको इस चैप्टर में नहीं क्लियर हो पाया तो कोई बात नहीं, आप क्लास 12 का जो चैप्टर पढ़ोगे आप, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पे एकदम बढ़िया से आपको ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हेन वी होमोजेनाइज एनी टिश्यू इन एन एसिड द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट। तो ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो एसिड सॉल्युबल पूल होता है वो साइटोप्लाज्म बनाते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा केमिकल होता है वो कौन होता है? प्रोटीन, वाटर, शुगर, न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए ये भी एक बहुत आसान सवाल कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 70% पार्ट लगभग क्या होता है? पानी होता है। तो मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वुड बी वाटर एंड नॉट प्रोटीन, नॉट शुगर, नॉन न्यूक्लिक एसिड, वो सब कम होते हैं। ठीक है, प्रोटीन 10% होता है और बाकी ये शुगर और न्यूक्लिक एसिड और कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है होमोपोलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड मोनोमर। होमोपोलीमर में सेम मोनोमर n नंबर ऑफ टाइम होता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन हेट्रोपोलीमर में क्या होता है? मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर होते हैं। लेकिन प्रोटीन आर हेट्रोपोलीमर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। जो आपके प्रोटीन होते हैं वो हेट्रोपोलीमर होते हैं, अमीनो एसिड से बने हुए। While a nucleic acid like DNA or RNA is made up of only 4 type of nucleotide monomer, protein are made up of। तो DNA और RNA तो होते हैं 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर से बने हुए होते हैं, लेकिन आपके प्रोटीन किससे बने हुए होते हैं? किस हेट्रोपोलीमर से, किस डिफरेंट यूनिट से? तो आप जानते हैं कि जो आपका प्रोटीन होता है वो बेसिकली 20 अमीनो एसिड के मिलकर बने हुए होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? 20 टाइप ऑफ मोनोमर। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है प्रोटीन परफॉर्म मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फॉर एग्जांपल सम फंक्शंस एज एंजाइम, वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एडिशनल फंक्शन दैट सम प्रोटीन डिस्चार्ज। प्रोटीन बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि कुछ एंजाइम की तरह काम करते हैं। कहता है कि आप कोई एक और फंक्शन बता दीजिए जो प्रोटीन करता हो। तो आपको अगर मैं आपके इस क्लास 11 का ही लास्ट चैप्टर याद दिलाऊं तो वहाँ पे आपने हार्मोन के बारे में पढ़ा होगा, और हार्मोन आपने देखा होगा 2 ही तरह के होते हैं, या तो एक प्रोटीन वाले हार्मोन होते हैं या तो स्टेरॉइड वाले। अब इतनी ही बात से आपको समझ में आती है कि जो प्रोटीन होता है वो हार्मोन के तरह भी काम कर सकते हैं, यानी आप ऑप्शन नंबर डी टिक लगा दोगे, बाकी ये सब में उनका कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कहता है कि ग्लाइकोजन इज अ होमोपोलीमर मेड अप ऑफ। तो ग्लाइकोजन बिल्कुल सही बात है, ये एक होमोपोलीमर होता है, और किसका? ग्लूकोज के ही ढेर सारे यूनिट जुड़े हुए होते हैं, लीनियर चेन में भी और उसके बाद ब्रांच बन के भी। तो ये सब जो यूनिट यहाँ पे लगे हुए रहते हैं वो सब के सब ग्लूकोज ही होते हैं, इस वजह से ग्लाइकोजन एक होमोपोलीमर है, और वो भी किसका? ग्लूकोज का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए आज थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी धीमी हो सकती है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बाकी समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, आप समझिए चीज़ों को, सवाल लगाइए। ठीक है, आवाज़ धीमी है या तेज़ है उस पर ना फोकस करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द नंबर ऑफ एंड इन अ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल वुड बी। एक ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल में कितने एंड होते हैं? तो एक ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल में भैया 2 ही एंड होंगे, 2 एंड होंगे, एक लेफ्ट साइड में होगा और दूसरा राइट साइड में होगा। और ये ब्रांच कितने हैं उससे नहीं कंपैरिजन होता है, 2 एंड होगा, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अब प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली हैव। एक प्योर प्रोटीन के पास नॉर्मली क्या होना चाहिए? 2 ही एंड होता है, आपने पढ़ा है डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, लेफ्ट साइड और राइट साइड, या फर्स्ट अमीनो एसिड वाला या लास्ट अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन में होता है। तो 2 ही एंड होते हैं, सॉरी नो एंड पे मैं टिक कर रहा हूँ क्या, सॉरी 2 एंड होता है। कितना होता है? 2 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट। बिल्कुल सही बात कहता है, एंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं।
दे कैटेलाइज्ड बायोकेमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही बात, ये कैटेलाइज करते हैं बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन। इन जनरल दे रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ये क्या करते हैं, एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देता है, बिल्कुल सही बात है। मेनी फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस आर एंजाइम मेडिएटेड, ये भी सही बात, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस एंजाइम के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन आपको एग्जांपल दिया हुआ है एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शंस का। अब इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि एंजाइम के द्वारा नहीं किया जाता है, वही आपको टिक करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए क्या एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, हाँ जी बिल्कुल, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज नाम का जो एंजाइम होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करता है कौन, इन्वर्टेज नाम का एंजाइम जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है, तो यहाँ पे भी एंजाइम पड़ेगी ज़रूरत। अनट्विनिंग ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, बिल्कुल पड़ता है यहाँ पे भी ज़रूरत, क्लास 12th में आएगा आपके, हेलिकेज नाम का एंजाइम ज़रूरत पड़ता है। लेकिन आपके डिजॉल्विंग ऑफ CO2 इन वाटर, इसमें कोई ख़ास एंजाइम की ज़रूरत नहीं है, वो गैस है, सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में। तो ऑप्शन नंबर ए कहोगे, इस वाले प्रोसेस में एंजाइम की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। ठीक है जी, तो इस तरीके से 14 सवाल दिए हुए थे आपके इस चैप्टर में, 14 के 14 MCQ हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप बिल्कुल कमेंट में बेझिझक बताएं हमें, आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।